हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आज के सेशंस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीट्स एंड टेम्परेचर। हीट क्या होती है? एक ऊष्मा होती है या एक ताप होती है जो हीट होती है, और टेम्परेचर एक तापमान होता है। टेम्परेचर आप हीट का तापमान बताता है और हीट एक ताप होती है। इन दोनों के जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं, रिलेटेड के हीट को कैसे फॉर्म करती है, हीट किसका फॉर्म होती है और टेम्परेचर कैसे गेन किया जाता है, तो इन दोनों के जो टर्म बनते हैं, इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशंस है, वो आज अपन समझेंगे और इनका बेस्ड पूरा कंप्लीटली बेस्ड पढ़ेंगे। क्योंकि बिल्कुल बोले तो जो नेचर्स में जो टेम्परेचर्स होते हैं, जो उन्हें किस प्रकार नापते हैं, किस प्रकार मिक्सचर्स करते हैं, मिक्सचरमेंट करते हैं, तो आज जो स्केल्स हैं इनके सब डेफिनेटली सब पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने इस सेशंस को बोले तो इस सेशंस को अगर आपने लाइक नहीं किया, थम्स अप नहीं किया, तो प्लीज़ थम्स अप कर दें। सबसे पहले लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे वो भी इस सेशंस में जुड़ जाएं और कम्प्लीटली हीट एंड टेम्परेचर को बेसिकली समझ लें। क्योंकि हीट और टेम्परेचर्स का जो मैं यहाँ पर रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाता हूँ, वो बिल्कुल ईजी मेथड से समझाता हूँ। हर बार बोलता हूँ ईजी मेथड है, बिल्कुल ईजीली मेथड से समझाता हूँ, कोई एडवांस नहीं रखता हूँ। क्योंकि मुझे पता है आपके लिए इजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका बेस अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी तो आगे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हो सकते हो, अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हो जब आपका बेस कंप्लीट होगा। तो ये क्लास 10th का है, बोले तो 10वीं क्लास का है, और ये किसका? फिजिक्स का है। हीट एंड टेम्परेचर फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर्स है। तो देख लेते हैं हीट क्या होती है। हीट एक ऐसा फॉर्म होती है, बोला जाए तो हीट एक ऐसा फॉर्म होती है एनर्जी का, जो फ्लो करती है एक हॉटर बॉडी से और कैसे कोल्डर बॉडी में, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में। और वो वर्ट्यू ऑफ टेम्परेचर पर, कैसा? वर्ट्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस पे उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप ताप बोलते हो, ऊष्मा बोलते हो, क्या बोलते हो? हीट बोलते हो उसे। हीट एक ऐसा फॉर्म होती है एनर्जी का जो फ्लो करती है हॉटर बॉडी से टू कैसे कोल्डर बॉडी में। बोले तो गर्म बॉडी से एक ठंडी बॉडी में, वो भी वर्ट्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस पे। उसे आप क्या बोल दोगे? उसे आप हीट बोलते हो। क्या बोलते हो? उसे आप हीट बोलते हो। और हीट की बात करें तो इसकी जो एसआई यूनिट्स होती है हीट की, वो जूल होती है। लेकिन जो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट की एनर्जी, जो प्रैक्टिकली यूनिट ऑफ हीट की एनर्जी, वो क्लोरी होती है। और 1 क्लोरी में 4.18 जूल्स होती है। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो अपने माइंड में बैठा लें कि जो हीट की एसआई यूनिट्स जूल होती है, लेकिन हीट की जो हीट एनर्जी की जो प्रैक्टिकल यूनिट्स वो क्लोरी होती है। और 1 क्लोरीज में कितना? 1 क्लोरी में कितना जूल होता है? 4.18 जूल होता है। ये आपका बेसिकली पॉइंट है। इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि हीट क्या कहती है, हीट मतलब कैसा फॉर्म करती है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पॉइंट्स में आपके डेफिनेशंस लिखवाता हूँ। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और अपने नोट्स पॉइंट्स को या तो नोट्स बुक में उतार लें, मतलब आप या तो अपने माइंड्स में रिवाइज कर लें। तो मैं आपको जितने भी बेसिकली पॉइंट समझाता हूँ, वो आपके किससे रिलेटेड होते हैं? डेफिनेशन से रिलेटेड होते हैं या इम्पोर्टेंट्स पॉइंट से रिलेटेड होते हैं। तो मैं आपका जो बेस्ड है, बोले तो इस कॉन्सेप्ट का जितना भी वेस्ट है, वो आपको एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। क्योंकि आपका जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आप एडवांस लेवल तक भी पहुंच सकते हो। अगर एडवांस लेवल पर जाना है तो आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसलिए मैं आपको नोट से रिलेटेड पॉइंट पढ़ाता हूं। हर एक, जैसे हीट एनर्जी की मैं डेफिनेशंस भी समझाऊंगा, उसका एक नोट्स क्लासीफाइड भी आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आप वीडियो पोस्ट करके
उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देख लेते हैं हीट क्या होती है, हीट कैसा फॉर्म करती है, इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। हीट्स क्या है? हीट एक ऊष्मा है, बोले तो एक ताप है। हीट क्या है? एक ताप है, ऊष्मा है, या हीट को ज्वाला भी बोल सकते हो। हीट का एक ऐसा फॉर्म, हीट का एक एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म जो कैसा फ्लो करे, एक हॉटर गर्माहट, बॉडी में एक गर्माहट फील करे। कैसा गर्माहट फील करे? वो भी ठंडे से, ठंडे में। कैसे कह रहा है? फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। कैसे? गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में। बाय बायट्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस पे। कैसे? टेम्परेचर में कैसा अंतर आना चाहिए? बायट्यू डिफरेंस आना चाहिए। बायट्यू टेम्परेचर्स का बायट्यू अंतर होना चाहिए। उसे आप क्या बोल दोगे? उसे आप हीट बोल दोगे। हीट क्या है? हीट एक ऐसा फॉर्म है एनर्जी का जो फ्लो करती है हॉटर बॉडी से कैसा कोल्डर बॉडी में, बायट्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस पे। उसे आप क्या बोल दोगे? उसे आप हीट बोल दोगे। कि हीट एक ऐसा फॉर्म होता है, एक ताप का एक ऐसा फॉर्म होता है एनर्जी का जो फ्लो करता है हॉटर बॉडी से कैसा कोल्डर बॉडी में, बायट्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस में। टेम्परेचर बोले तो तापमान के अंतर में एक ऐसा बायट्यू करे कैसा एनर्जी एक ऐसा फॉर्म करे, बोले तो तापमान के अंतर में हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडीज़ में। उसे आप हीट बोलते हो। और हीट की जो एसआई यूनिट्स होती है वो जूल होती है। हीट की एसआई यूनिट जूल होती है। लेकिन हीट एनर्जी की जो प्रैक्टिकल्स यूनिट, किसकी? हीट एनर्जी की प्रैक्टिकल यूनिट्स क्लोरीज होती है, क्लोरी होती है। और 1 क्लोरीज में कितना 4.18 जूल होता है। 1 क्लोरी की बात करें तो 4.18 जूल होता है। ठीक है। अगर हीट की आप क्या पूछो, हीट की कोई ऐसा यूनिट्स पूछ ले, हीट की, ओनली हीट की, तो आप जूल बोल दोगे। अगर हीट एनर्जी की एक प्रैक्टिकल्स यूनिट्स पूछ ले तो क्या होती है? क्लोरीज होती है। तो 1 क्लोरीज में जूल कितना होता है? 4.18 जूल्स होता है। अब बात कर लेते हैं इसके टेम्परेचर एंड इट्स मिक्सचरमेंट्स की, कि जो हीट का जो तापमान होता है वो किस प्रकार अपन इसका कैसा मिक्सचरमेंट्स कर सकते हैं, इसे माप सकते हैं। तो हीट का जो बोले तो हीट का जो टेम्परेचर एंड मिक्सचरमेंट देख लेते हैं, किस प्रकार नाप सकते हैं हीट को अपन। कह रहा है टेम्परेचर इज द मिक्सचर्स ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का बोले तो जब बॉडी आपकी या हॉटनेस या कोल्डनेस हो, या ठंडी या गर्म हो, तो आप टेम्परेचर डिग्री में बता सकते हो, उसे डिग्री में बता सकते हो। अब इसमें आपको एक इमेज इसमें आपको दिख रहा है कि आपकी जो बॉडी है वो सनलाइट, बोले तो सन की जो एनर्जी आ रही है उसमें आपका टेम्परेचर, बॉडी का क्या टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कैसा बढ़ रहा है? हॉटनेस से कोल्डनेस ऑफ द बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो तब आप उस टेम्परेचर को किस प्रकार मिक्सचर्स करोगे? डिग्री में मिक्सचर्स करोगे। ओके। कह रहा था डिवाइस विच मिक्सचर्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडीज। और जो बॉडीज़ का जो टेम्परेचर्स को मिक्सचर्स करने का एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है थर्मोमीटर्स। क्या नाम होता है उसका? थर्मोमीटर्स होता है। वो क्या काम करता है? बॉडी के टेम्परेचर्स को मिक्सचर्स करता है, जिसका नाम थर्मोमीटर्स होता है। कह रहा है इन मोस्ट एक्यूरेट बल्क टेम्परेचर और मिक्सचर्स बाय गैस थर्मोमीटर्स। अब बात कर लेते हैं किसके? गैस थर्मोमीटर्स की बात कर लेते हैं। एक इमेज में आपको गैस थर्मोमीटर्स बताते हैं कि गैस थर्मोमीटर्स क्या होता है, वो कैसा दिखता है। ये आपका क्या है? ये आपका गैस थर्मोमीटर्स है। गैस थर्मोमीटर्स जो क्या एक डिवाइस है, और ये टेम्परेचर्स को मिक्सचर्स करता है। गैस थर्मोमीटर्स टेम्परेचर्स को मिक्सचर्स करता है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट वर्क पे। कैसे वर्क पे? जब आपका मोस्ट एक्यूरेट वर्क हो तब आपका गैस टेम्परेचर्स क्या करेगा? मिक्सचर करेगा। तब आप टेम्परेचर्स को किस प्रकार मिक्सचर्स कर सकते हो? गैस थर्मोमीटर से। जब आपका मोस्ट एक्यूरेट वर्क हो, कैसा वर्क हो? मोस्ट एक्यूरेट वर्क हो जब, तब आपका टेम्परेचर आर मिक्सचर्स बाय गैस थर्मोमीटर्स। तब आप गैस थर्मोमीटर्स टेम्परेचर्स को क्या कर सकते हो? मिक्सचर्स कर सकते हो। उससे मिक्सचर्स कर सकते हो क्या? टेम्परेचर मिक्सचर्स कर सकते हो जब आपका मोस्ट एक्यूरेट वर्क हो। अब बात कर लेते हैं एक थर्मोमीटर्स का इमेज देख लेते। ये आपका थर्मोमीटर्स है। थर्मोमीटर्स में इसमें डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट्स में
कैसे, डिग्री ऑफ फ़ारेनहीट्स में आपका क्या बता रहा है, ये टेम्परेचर बता रहा है। तो अभी आप किस में, थर्मोमीटर्स की बात कर रहे हो। थर्मोमीटर्स आप या तो डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड्स में भी आपका टेम्परेचर बता सकता है और फ़ारेनहीट्स में भी टेम्परेचर बता सकता है। लेकिन इन दोनों की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो टेम्परेचर्स की जो वैल्यूज़ बताती हैं, उनके बस मापने की वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। बोले तो सेंटीग्रेड अलग तरीके से बताता है वैल्यूज़ को और फ़ारेनहीट्स एक अलग तरीके से बताता है। तो पहले अपन इसके कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं, तो पॉइंट्स देख लेते हैं अपन इसके कुछ। ये टेम्परेचर एंड इस मिक्सचर्समेंट्स है कि टेम्परेचर्स को अपन कैसे मिक्सचर्समेंट्स कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको बताया है कि टेम्परेचर इज़ द मिक्सचर्स ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द, जब बॉडी का हॉटनेस से कोल्डनेस बॉडी हो, तो उस टाइम्स बॉडी का जो टेम्परेचर किस प्रकार मिक्सचर्स कर सकते हैं, डिग्री में मिक्सचर्स कर सकते हैं। ओके। सेकंड बोल रहा है द डिवाइस विच मिक्सचर्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जो एक डिवाइस है जिससे आप बॉडी का टेम्परेचर क्या मिक्सचर्स कर सकते हो, उसे आप थर्मोमीटर्स बोलते हो। क्या बोलते हो उसे आप, थर्मोमीटर्स बोल सकते हो। थर्मोमीटर्स का मैंने इमेज भी आपको दिखाया है कि एक जो डिवाइस होता है, जो डिवाइस होता है जो बॉडी का टेम्परेचर्स क्या मिक्सचर्स करे, माप ले, उसे आप थर्मोमीटर्स कहते हो। जबकि आपको जब फीवर्स आता है, फीवर्स के अलावा भी आपको जो नॉर्मली फीवर्स होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो, एक थर्मोमीटर्स का यूज़ कर सकते हो। तो थर्मोमीटर्स एक ऐसा डिवाइस है जो बॉडी का क्या टेम्परेचर्स बता देता है। क्या बता देता है, बॉडीज़ का टेम्परेचर बता देता है। उस डिवाइस का ही नाम होता है थर्मोमीटर्स। क्या होता है, जब आपको जो फीवर्स आता है तब आप अपना टेम्परेचर्स मिक्सचर्स कर सकते हो। जब आप उससे टेम्परेचर मिक्सचर्स कर सकते हो तो उसका जो नेम होता है वो थर्मोमीटर्स होता है। जैसे कि डॉक्टर्स के पास मिलते हैं थर्मोमीटर्स, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो वो आपसे पूछता है कि आपको कितना बुखार है, कितना आपका जो हीट है बॉडीज़ का, जो कितना टेम्परेचर है, तो आप झट से बता सकते हो कि मेरा इतना टेम्परेचर्स है। तो वो टेम्परेचर्स आप किससे बता पा रहे हो, क्या मिक्सचर किया है, तो आपने बॉडी का जो टेम्परेचर्स मिक्सचर्स किया है वो भी आपने थर्मोमीटर से, किससे मिक्सचर्स किया है, थर्मोमीटर्स डिवाइस से मिक्सचर्स किया है। तो थर्मोमीटर्स क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे बॉडी का टेम्परेचर मिक्सचर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है इन मोस्ट एक्यूरेट वर्क, जब आपका एक मोस्ट एक्यूरेट वर्क हो, कैसा, जब आपको एक मोस्ट एक्यूरेट वर्क हो, जब आपको क्या टेम्परेचर्स को मिक्सचर्स करना हो, तब आप किस थर्मोमीटर्स का यूज कर सकते हो, तब आप गैस थर्मोमीटर्स का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, गैस थर्मोमीटर्स का यूज कब कर सकते हो, जब आपको कोई टेम्परेचर्स को मिक्सचर्स करना हो, टेम्परेचर्स को मिक्सचर्स करना हो इन मोस्ट एक्यूरेट वर्क में। एक मोस्ट एक्यूरेट वर्क में बोले तो एक मोस्ट एक्यूरेट वर्क में जब आपको कोई टेम्परेचर्स को मिक्सचर्स करना हो तब आप गैस थर्मोमीटर से मिक्सचर्स कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, कह रहा है एक जो गैस थर्मोमीटर्स आर मोर सेंसिटिव देन द लिक्विड थर्मोमीटर्स, जो गैस थर्मोमीटर्स होता है वो मोर सेंसिटिव होता है देन लिक्विड थर्मोमीटर से, क्योंकि द गैस हैव लार्ज कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंस, क्योंकि जो आपकी जो किसकी गैस थर्मोमीटर्स की जो गैस होती है वो कैसा गैस लार्ज कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशंस करती है एंड डज नॉट चेंज द स्टेट, क्योंकि उसकी जो स्टेट्स होती है वो चेंज नहीं करती वो अपनी स्टेट्स। और जो गैस हैव लार्ज कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशंस कहती है, गैस कैसा करती है, लार्ज कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशंस करती है, और जो क्या स्टेट्स अपनी क्या नहीं करती, चेंज नहीं करती। इसीलिए जो गैस थर्मोमीटर्स होता है वो मोर सेंसिटिव होता है देन लिक्विड थर्मोमीटर से, जो लिक्विड थर्मोमीटर से गैस थर्मोमीटर्स कैसा होता है, मोर सेंसिटिव होता है। लिक्विड थर्मोमीटर्स जो आपने जो बॉडीज़ का सेकंड्स पॉइंट्स में जो बॉडीज़ का टेम्परेचर आपने मिक्सचर्स किया था, वो डिवाइस का नाम था थर्मोमीटर्स। वो कैसा थर्मोमीटर्स होता है, वो लिक्विड थर्मोमीटर्स होता है। और जो
गैस थर्मोमीटर्स होता है वो मोर सेंसिटिव होता है। कैसा होता है? मोर सेंसिटिव होता है देन द लिक्विड थर्मोमीटर से। किससे? लिक्विड थर्मोमीटर से। जो गैस थर्मोमीटर्स होता है वो मोर सेंसिटिव होता है। क्योंकि जो गैस होती है वो लार्ज कॉफिशिएंट्स एक्सपेंशंस करती है। कैसा करती है? लार्ज कॉफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशंस करती है और उसकी डज नॉट चेंज द स्टेट्स, क्योंकि वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें तो टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस ल्यूमिनियस बॉडी का, जब टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट हो रहा है ल्यूमिनियस बॉडीज़ का, तो सन जो एनर्जी होती है, सन की जो सन होता है तो कैन बी मिक्सचर्स बाय पायरोमीटर्स। तो तब आप जो सन की जो आने वाली ल्यूमिनियस बॉडी पर, तो वो उससे आप उस डिवाइस का नाम हो जाएगा आपका पायरोमीटर्स। किससे मिक्सचर्स कर सकते हो उसे? पायरोमीटर से। कब? जब टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस किसका? ल्यूमिनियस बॉडीज़ का। जो ल्यूमिनियस बॉडीज़ का टेम्परेचर डिस्टेंस आपको मिक्सचर्स करना हो सन पर, तो आप पायरोमीटर से मिक्सचर्स कर सकते हो। किससे मिक्सचर्स कर सकते हो? पायरोमीटर से। ल्यूमिनियस बॉडीज़ का जो टेम्परेचर्स आप किससे मिक्सचर्स कर सकते हो? कौन से डिवाइस से मिक्सचर्स कर सकते हो? तो वो पायरोमीटर से मिक्सचर्स कर सकते हैं तब जब आपकी ल्यूमिनियस बॉडीज़ का टेम्परेचर आपको मिक्सचर्स करना हो, तब आप पायरोमीटर्स का यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो इसमें पॉइंट्स दे रहा है, कह रहा है द साइंस डायलिंग्स विथ वेरी लो टेम्परेचर कंडीशंस इज कॉल्स का क्रायोजीनियस। कह रहा है जब एक साइंस ने डायलिंग्स किया है कि जब आप बॉडी जो वेरी लो टेम्परेचर कंडीशंस में, कैसा बॉडी हो या किसी भी टेम्परेचर्स कैसा हो, वेरी लो कंडीशंस हो, तब आप किससे मिक्सचर्स कर सकते हो उसे? क्रायोजीनियस से मिक्सचर्स कर सकते हो। किससे मिक्सचर्स कर सकते हो? क्रायोजीनिक से मिक्सचर्स कर सकते हो। क्रायोजीनिक्स एक ऐसा डिवाइस होता है जब आपको टेम्परेचर कैसा मिले? लो कंडीशंस में मिले, वेरी लो टेम्परेचर, ऐसी कंडीशंस में टेम्परेचर मिले, वेरी लो कंडीशंस में आपको टेम्परेचर मिले, तब आप किसका यूज कर सकते हो? क्रायोजेनिक्स का यूज कर सकते हो। क्रायोजेनिक्स का यूज कर सकते हो। क्रायोजेनिक्स का कब यूज कर सकते हो? जब आपको वेरी लो टेम्परेचर्स हो। कैसा हो? वेरी लो टेम्परेचर्स, ऐसी कंडीशंस में आप क्रायोजेनिक्स का यूज कर सकते हो। ओके, अब टेम्परेचर स्केल्स की बात कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर तापमान के जो स्केल्स होते हैं उनकी, जैसे जो टेम्परेचर ऑफ बॉडीज़ का जो अपन मिक्सचर्स करते हैं के कौन सी यूनिट्स होती है उसकी? केल्विन होती है, और डिग्री सेंटीग्रेड होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। ये सब क्या होती हैं? टेम्परेचर स्केल्स होती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपन केल्विन का यूज करते हैं जिसकी ऐसा यूनिट एक टेम्परेचर्स होती हैं। कैसी? विच केल्विन्स इज टेकन्स एमोंग। ज़्यादा से ज़्यादा अपन केल्विन्स का यूज करते हैं। टेम्परेचर स्केल्स में किसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं? केल्विन्स का यूज करते हैं। और ये टेम्परेचर स्केल्स अपनी कौन कौन सी होती हैं? जैसे केल्विन हुआ, डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, फ़ारेनहाइट हुआ, ये सब अपनी क्या है? टेम्परेचर स्केल्स हैं। तो इन्हें देख लेते हैं। अपनी टेम्परेचर्स जो स्केल्स होती हैं, तापमान नापने के जो स्केल्स होते हैं वो देख लेते हैं। ये आपका क्या है? टेम्परेचर्स स्केल्स है। बोले तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स बताएगा इसका। जब आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स इज टेम्परेचर ऑन ए स्केल्स वेयर जीरो। कैसा हो स्केल्स टेम्परेचर्स आपका? जब जीरो हो, इज एब्सोल्यूट जीरो, उसे आप एब्सोल्यूट जीरो बोल दोगे। एट एब्सोल्यूट जीरो आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव मिनिमम एनर्जीज। जब एब्सोल्यूट जीरो हो तब आपका उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कैसी? मिनिमम एनर्जी होती है, कम से कम एनर्जी होती है। जब आपका एब्सोल्यूट जीरो हो, टेम्परेचर कैसा हो? एब्सोल्यूट जीरो हो, तब आपका उसमें आइटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसी होती है? मिनिमम, बोले तो कम से कम एनर्जी होती है। तो इसमें पहले एब्सोल्यूट जीरो की बात कर सकते हैं। पहला एक टेम्परेचर आपका केल्विन में रखा गया है, रैनकाइन में रखा गया है और केल्सियस में रखा दिया है और फ़ारेनहाइट में।
4 चीज़ों में रखा गया है, किसमें, केल्विन में, रैनकाइन्स में, केल्सियस और फ़ारेनहीट्स में। और ये कह रहा है कि जो केल्विन्स एंड रैनकिन आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल्स। कैसे होते हैं ये, अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करें अपन, किसकी, एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करें केल्विन में तो आपका ज़ीरो ही होगा, और एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करेंगे रैनकाइन्स में तब भी आपका ज़ीरो होगा। लेकिन एब्सोल्यूट ज़ीरो की केल्सियस में बात करेंगे तो माइनस की 273.15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट से ज़ीरो की कब बात कर रहे हैं, सेल्सियस में बात कर रहे हैं। किस में बात कर रहे हैं, सेल्सियस में बात करेंगे अपन एब्सोल्यूट ज़ीरो की, तब आपका कितना मिलेगा, माइनस का 273.15 मिल जाएगा। और एब्सोल्यूट ज़ीरो की फ़ारेनहीट्स में बात करें तो माइनस का 459.67 मिल जाएगा। जब आपका एब्सोल्यूट ज़ीरो की किस में बात कर रहे हैं अपन, फ़ारेनहीट में बात कर रहे हैं, तो माइनस का 459.67 मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जब आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर्स का कैसा हो, फ्रीजिंग पॉइंट हो वाटर्स का किसमें, केल्विन में। जब आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर्स का वाटर्स क्या होना चाहिए, जब आपकी फ्रीजिंग्स हो, ऐसा पॉइंट केल्विन में आपने ढूंढ लिया है। तो केल्विन की बात करें, जब आपका फ्रीजिंग पॉइंट मिल रहा है वाटर्स का कितना, 273.15 मिलेगा। कितना हो जाएगा, जब फ्रीजिंग पॉइंट वाटर्स का केल्विन की बात करें, केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट्स वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 273.15 होगा। और रैनकाइन्स की बात करें तो 491, कितना होगा, 491.67 होगा। कैसा, फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर्स का, किसमें, रैनकाइन्स में। अब बात कर लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर्स की केल्सियस में, तो केल्सियस में ज़ीरो होगा। कितना होगा, केल्सियस में जो फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर्स का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा केल्सियस में वो ज़ीरो हो जाएगा। और फ़ारेनहीट्स की बात करें, किसकी, फ़ारेनहीट की बात करें, किसमें, फ़ारेनहीट की बात करें फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर्स की, तो कितना, 32 मिलेगा। कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। किसकी बात हो रही है, जब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर्स की, किसकी बात हो रही है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर्स की बात हो रही है, किसमें, फ़ारेनहीट्स में। किस में बात हो रही है, फ़ारेनहीट्स में। तो कितना मिल जाएगा फ़ारेनहीट्स में, फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर का 32 मिल जाएगा। ओके। अब बात कर लेते हैं रूम टेम्परेचर की। रूम टेम्परेचर किसमें, रूम टेम्परेचर किसमें देखना है अपन को, केल्विन में देखना है। रूम टेम्परेचर केल्विन में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 298.15 हो जाएगा। रूम टेम्परेचर केल्विन में देखेंगे अपन तो 298.15 हो जाएगा। और रैनकाइन में देखेंगे, रूम टेम्परेचर रैनकाइन में देखेंगे, किस में देखेंगे, रैनकाइन में देखेंगे रूम टेम्परेचर, किस में देखेंगे, रूम टेम्परेचर रैनकाइन में देखेंगे तो 536.67 हो जाएगा। कितना, रूम टेम्परेचर जब अपन रैनकाइन्स में देखेंगे, किस में देखेंगे, रैनकाइन में देखेंगे रूम टेम्परेचर तो 536.67 हो जाएगा। और रूम टेम्परेचर अपन केल्सियस में देखेंगे, किस में, सेल्सियस में देखेंगे तो अपना कितना, 25 मिलेगा। कितना मिलेगा, 25 सेल्सियस मिलेगा। रूम टेम्परेचर अपन किस में, केल्सियस में देखेंगे तो 25 मिलेगा। और रूम टेम्परेचर अपन फ़ारेनहीट में देखेंगे तो 77 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 77 फ़ारेनहीट में जो रूम टेम्परेचर 77 मिल जाएगा। और बॉडी टेम्परेचर की बात करें, किसका, बॉडी टेम्परेचर बोले तो बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे केल्विन में तो कितना हो जाएगा, 310.15 हो जाएगा, 310.15 हो जाएगा। और रैनकाइन्स की बात करें बॉडी टेम्परेचर पे, जब बॉडी टेम्परेचर की रैनकाइन में बात करें तो 558.27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रैनकाइन में 558.27 हो जाएगा। और बॉडी टेम्परेचर की बात करें केल्सियस में, किस में, सेल्सियस में बात करें तो 37 हो जाएगा। जब बॉडी टेम्परेचर केल्सियस की बात करें तो 37 हो जाएगा। और फ़ारेनहीट में बात करें, जब बॉडी टेम्परेचर का फ़ारेनहीट में बात करेंगे तो 98.6 हो जाएगा। जब बॉडी टेम्परेचर अपन फ़ारेनहीट में बात करेंगे तो 98.6 मिलना चाहिए। कितना, 98.6 मिलेगा। और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर, जब वाटर्स को क्या करवाना हो, बॉइलिंग करवाना हो, किसमें, केल्विन में, तो कितना मिलना चाहिए, 373.15 होना। कितना हो जाएगा आपका,
373.15 हो जाएगा जब वाटर को आप क्या करवा दोगे, बॉइलिंग करवा दोगे। और जब वाटर को आप बॉइलिंग करवाना चाह रहे हो आप किस में, रैनकाइंस में, तो आपको 671.67 होना चाहिए। कितना होना चाहिए रैनकाइन, 371.67 हो जाएगा जब आप वाटर को बॉइलिंग करवाओगे किस में, रैनकाइन में। अब वाटर को बॉइलिंग करवा रहे हो किस में, सेल्सियस में। सेल्सियस में आपको 100 होना चाहिए। जब आप पानी को बॉइलिंग करवाओगे तो कैल्सियस कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अब बात करते हैं फ़ारेनहीट में। फ़ारेनहीट में जब आप वाटर्स को क्या करवाओगे, वाटर्स को बॉइलिंग करवाओगे फ़ारेनहीट्स में, तब आपका जो मिलना चाहिए वो 212 मिलेगा। कितना मिलेगा, 212 मिलेगा। कितना, जब आप वाटर्स को बॉइलिंग करवा रहे हो। तो ये सब कंडीशंस आपने देख ली हैं कि जब एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा तो केल्विन पे कितना होगा, रैनकाइन में कितना होगा, कैल्सियस में कितना होगा, फ़ारेनहीट में कितना होगा। जब आपका फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर्स का फ्रीजिंग पॉइंट्स होगा, जब आप वाटर्स को क्या करवा रहे हो, फ्रीजिंग करवा रहे हो, तो आपका केल्विन में कितना होगा, रैनकाइन में कितना होगा, कैल्सियस में कितना होगा, फ़ारेनहीट में कितना होगा। अब फिर आप रूम टेम्परेचर्स की बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर्स में आपका केल्विन में कितना होना चाहिए, रैनकाइन में कितना होगा, और कैल्सियस में कितना होगा, फ़ारेनहीट में कितना होगा। फिर बॉडी टेम्परेचर्स की बात करेंगे तो बॉडी टेम्परेचर्स केल्विन में कितना होगा, रैनकाइन में कितना होगा, कैल्सियस में कितना होगा, फ़ारेनहीट्स में कितना होगा। फिर आप वाटर्स को बॉइलिंग करवाना चाह रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट्स देखोगे, कैल्सियस केल्विन में कितना होगा, रैनकाइन में कितना होगा, कैल्सियस में कितना, और फ़ारेनहीट में कितना। तो ये सब कंडीशंस आपने देख ली हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो की कंडीशंस देख ली है, फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर्स की कंडीशंस देख ली है, रूम टेम्परेचर्स की कंडीशंस देख ली है, बॉडी टेम्परेचर्स की कंडीशंस देख ली है, और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर्स की कंडीशंस देख ली है। और ये दो बातें और थी कि जो केल्विन और रैनकाइन आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल्स हैं। कैसे हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल्स हो जाएंगे। और कह रहा है जो कैल्सियस एंड फ़ारेनहीट्स आर कैसे हैं, रिलेटिव टेम्परेचर स्केल्स हैं। कह रहा है जो कैल्सियस और फ़ारेनहीट्स कैसे हैं, रिलेटिव टेम्परेचर स्केल्स हैं। और जो केल्विन्स और रैनकाइन्स कैसे हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल्स हैं। ठीक है, केल्विन और रैनकाइन्स कैसे हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल्स हैं। और कैल्सियस और फ़ारेनहीट्स कैसे हैं, रिलेटिव टेम्परेचर स्केल्स हैं। ओके। और ये ऊपर से कह रहा है कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स था अपना, कितना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर ऑन स्केल्स कैसा है, वेयर जीरो पर हैं, इज एब्सोल्यूट जीरो, जीरो पर कहाँ पर, एब्सोल्यूट जीरो होते हैं। और बात करें कि जो एब्सोल्यूट जीरो होता है उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसी एनर्जी होती है, थोड़ी थोड़ी मिनिमम एनर्जी होती है। किसकी, एब्सोल्यूट जीरो पर आपकी जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कैसी, मिनिमम एनर्जी होती है। तो ये चारों कंडीशंस आपने देख ली हैं, चारों पांचों कंडीशंस देख ली हैं कि जब आप एब्सोल्यूट जीरो होगा तो केल्विन्स में क्या होगा, रैनकाइन में क्या होगा, और कैल्सियस में क्या टेम्परेचर्स होगा, और फ़ारेनहीट्स में क्या टेम्परेचर्स। तो ये सारे जो टेम्परेचर्स की कंडीशंस थी वो आपने देख ली हैं। रूम टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर्स, ये सब कंडीशंस आपने देख ली हैं। और जो केल्विन्स और रैनकाइन्स कैसे हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल्स हैं। और जो कैल्सियस और फ़ारेनहीट्स रिलेटिव टेम्परेचर स्केल्स हैं। तो ये चारों कंडीशंस आपने देख ली हैं। क्या, चारों कंडीशंस, पांचों कितनी कंडीशंस थी, केल्विन्स थी, रैनकाइन्स थी, और कैल्सियस थी, फ़ारेनहीट्स थी। तो ये चारों कंडीशंस में आपने टेम्परेचर्स अपना देख लिया कि इन चारों जो कंडीशंस में आपका टेम्परेचर्स क्या होगा, एब्सोल्यूट जीरो पर टेम्परेचर्स क्या करना है, रैनकाइन्स में क्या करना है, फ़ारेनहीट्स में क्या करना है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो टेम्परेचर्स स्केल्स की बात कर लेते हैं, इनकी कुछ डेफिनेशंस और कुछ क्लासिफाइड जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्सों को आप देख लेते हैं। और डेफिनेशंस के तौर पर जो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे जाते हैं, उन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज देख लेते हैं। वो पॉइंट्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। पॉइंट्स में भी एक अहम रोल होता है। पॉइंट्स अपने आप में एक कुछ कहना चाहते हैं। जो आपके जो पॉइंट्स होते हैं, क्लासिफाइड जो पॉइंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं, वो अपने अपने मुंह से बोले तो अपने आप में एक कुछ कहना चाहते हैं। तो उन्हें देख लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जो आपके टेम्परेचर स्केल्स के जो पॉइंट्स हैं, जो डेफिनेशंस पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं एक बार।
टेम्परेचर स्केल्स की बात कर रहे हैं। किसकी? टेम्परेचर स्केल्स की बात कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर ऑफ द बॉडीज़ का जो टेम्परेचर इस मिक्सचर करते हैं, कौन कौन सी यूनिट्स में मिक्सचर्स करते हैं? जो बॉडीज़ का जो टेम्परेचर अपन मिक्सचर करते हैं, मापते हैं बॉडीज़ का जो टेम्परेचर तापमान, वो किस किस यूनिट्स में नापते हो? केल्विन में नापते हो, डिग्री सेंटीग्रेड्स में नापते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट्स में नापते हो, एक्सेट्रा। और कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा अपन जो अमोंग बिच केल्विन्स में नापते हैं, और जो केल्विन्स की एसआई यूनिट्स है इन सब की, वो टेम्परेचर्स होती है। किसकी होती है? क्या रखते हैं इन सब की यूनिट्स? एसआई यूनिट्स टेम्परेचर्स रखते हैं, ठीक है। और जो रिलेशंस बिटवीन जो वेरियस टेम्परेचर स्केल्स जो होता है आपका, उसमें वेरियस जो रिलेटिव्स बिटवीन्स वेरियस टेम्परेचर्स, वो क्या होती है? सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट्स माइनस के 32/9 होती है। क्या होती है? सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट्स माइनस के 32/9। ये क्या रोल प्ले करती है? ये जब आपका बड़ा से बड़ा वेरियस टेम्परेचर स्केल्स होता है, ये क्या होता है? रिलेटिव बिटवीन्स होता है दोनों के बीच का। जब क्या हो? सेंटीग्रेड्स हो और आपका जब फ़ारेनहाइट्स, दोनों टेम्परेचर्स हों आपके, जब इस उसमें वेरियस टेम्परेचर स्केल्स नापना हो, बड़ा टेम्परेचर स्केल्स जब आपको मिक्सचर्स करना हो, तब आप क्या लगा सकते हो? तब आप ये फार्मूलास लगा सकते हो सेंटीग्रेड्स और फ़ारेनहाइट्स का। सेंटीग्रेड्स और फ़ारेनहाइट्स दोनों कंडीशंस हो आपके पास। जब आपको फ़ारेनहाइट्स या सेंटीग्रेड चाहिए हो, या सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट्स का चाहिए हो, तब आप ये कंडीशंस में इस फार्मूलों को लगा सकते हो। ये क्या है? ये आपका सेंटीग्रेड्स अपॉन 5 है इक्वल टू फ़ारेनहाइट्स माइनस के 32/9 है, ठीक है। अब बोल रहा है ये टेम्परेचर स्केल्स थे जब टेम्परेचर बॉडीज़ का जो टेम्परेचर आपको मिक्सचर करना हो, कौन कौन सी यूनिट्स में जब बॉडी का टेम्परेचर मिक्सचर कर सकते हो? केल्विन यूनिट्स में कर सकते हो, डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड्स में कर सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट्स में कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा केल्विन्स में कर सकते हैं अपन। और इन सब की जो ऐसा यूनिट्स रखी गई है, वो टेम्परेचर्स रखी गई है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। ये कह रहा है फर्स्ट पॉइंट्स इसमें कह रहा है एड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट्स। कितना होना चाहिए? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, डेट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड्स। कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जब आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट्स पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तब आपका क्या होगा? प्योर वाटर फ्रीजेस। जब आपका प्योर जो वाटर होगा क्या करेगा? फ्रीजेस करेगा, प्योर वाटर जमने लगेगा। जब आपका कितना होना चाहिए? प्योर वाटर आपका किस कंडीशंस में जगेगा? जब आपका जो शुद्ध पानी है, आपको शुद्ध पानी आपका क्या होने लगेगा? जमने लगेगा, फ्रीजेस करने लगेगा। तो वो किस कंडीशंस में फ्रीजेस करने लगेगा? जब आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, क्या हो? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो और 0 डिग्री सेंटीग्रेड्स हो, तब आपका जो प्योर वाटर्स क्या करेगा? फ्रीजिंग्स करेगा, ठीक है। समझ गए होंगे। आपका जो प्योर वाटर शुद्ध पानी होगा, तो शुद्ध पानी जमने लगेगा। किस कंडीशंस में वो फ्रीजेस करेगा, जमेगा? जब आपका जो फ़ारेनहाइट हो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, या तो सेंटीग्रेड्स की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो। जब आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तब आपका प्योर वाटर फ्रीजेस करेगा, जमेगा। प्योर वाटर क्या करेगा? जम जाएगा, जमने लगेगा, फ्रीजेस करेगा, ठीक है। और जब आपका क्या हो? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तब आपका प्योर वाटर्स क्या? फ्रीजेस करेगा, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कह रहा है द वैल्यूम्स ऑफ द गिवन अमाउंट्स ऑफ वाटर्स डिक्रीज। जब आपका जो दिया हुआ अमाउंट्स वाटर्स का वैल्यू में डिक्रीज करे विथ इंक्रीज, डिक्रीज कम हो या विथ इंक्रीज करे इन टेम्परेचर्स। जब आपका जो वैल्यूम्स हो, जब आपका अमाउंट्स वाटर्स का जो अमाउंट्स हो, जब क्या करने लगे? कम से इंक्रीज, बोले तो डिक्रीज से विथ इंक्रीज करे इन टेम्परेचर्स में, फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड्स में, एंड बियॉन्ड बना ले 4 डिग्री सेंटीग्रेड्स में। तो उस कंडीशन में द वैल्यूम ऑफ द गिवन अमाउंट्स ऑफ वाटर्स क्या करेगा? जो दिया हुआ अमाउंट्स वाटर्स
पॉइंट्स इंक्रीज करेगा विथ राइज इन टेम्परेचर पर। जो उगने वाला टेम्परेचर है, जो राइज करने वाला, जो मिलने वाला आपका टेम्परेचर कैसा होगा, वाटर्स का इंक्रीज होगा। किस कंडीशंस में इंक्रीज होगा, जब आपका जो वॉल्यूम्स ऑफ द जो वाटर्स का अमाउंट्स है, जब क्या कम से ज़्यादा हो, कम विथ ज़्यादा हो टेम्परेचर्स में। किस टेम्परेचर में हो, फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड्स में, और बियॉन्ड करे 4 डिग्री सेंटीग्रेड को, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड को। उस कंडीशंस में जो वाटर्स का अमाउंट्स हो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ज़्यादा होगा विथ राइज इन टेम्परेचर में। कैसा, मिलने वाला टेम्परेचर्स में। ओके, आप समझ गए होंगे इस पॉइंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड्स द सेंटीग्रेड्स आर फ़ारेनहाइट स्केल्स आर सेम। कह रहा है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट्स हो जाएगा, इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है, इसे IM कर लें आप। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है इस पॉइंट्स में, कह रहा है कि जो सेंटीग्रेड्स और फ़ारेनहाइट्स, सेंटीग्रेड्स और फ़ारेनहाइट्स किस कंडीशंस में दोनों सेम होंगे। तो सेंटीग्रेड्स और फ़ारेनहाइट्स स्केल से कह रहा है जब -40 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होना चाहिए, -40 डिग्री सेंटीग्रेड्स, उस कंडीशंस में आपका जो सेंटीग्रेड्स और फ़ारेनहाइट्स स्केल्स आर सेम्स होगी। किस कंडीशंस में होगी, जब -40 डिग्री सेंटीग्रेड्स हो, उस कंडीशंस में आपका सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल्स आर सेम्स होगी। कैसी होगी, सेम्स होगी। सेंटीग्रेड्स और फ़ारेनहाइट्स जो स्केल्स है वो किस कंडीशंस में सेम होगी, जब -40 डिग्री सेंटीग्रेड्स हो, उस कंडीशंस में सेंटीग्रेड्स और फ़ारेनहाइट स्केल्स आर सेम्स होगी। ओके, अब कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है व्हेन ए बॉयल ऑफ आइस, आइस को क्या कराया, बॉयल ऑफ आइस एंड वाटर कीप्ड आर एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे। कैसा, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा आपका, जब बॉयल से क्या हो जाएगी आइस। कैसे, बॉयल्स बोले तो आपका जो बॉयल है वाटर्स, कैसा है, बॉयल से आइस हो या वाटर से कीप्ड एग्जैक्टली, जो कैसा, आइस से वाटर्स में, जब आपको बॉयल कराने की, बॉयल से आपका आइस हो और आइस से आपका क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। जब वाटर से कब हो जाएगा, कब आप वाटर्स कर सकते हो उसे, जब आपको एग्जैक्टली 0 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे, कब, किस कंडीशंस में होगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाली कंडीशंस में आप बॉयल से आइस और आइस से क्या वाटर्स को रख सकते हो आप एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पर, 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों, क्योंकि 0 डिग्रीज पर नो चेंज इन इट स्टेट विल बी ऑब्जर्व, क्योंकि उस 0 डिग्री सेल्सियस में क्या चेंज नहीं होती, उसकी स्टेट विल बी ऑब्जर्व, उसकी स्टेट चेंज नहीं होती। नो चेंज इन इट स्टेट विल बी ऑब्जर्व, उसकी जो ऑब्जर्व स्टेट्स है वो चेंज नहीं होती। कितने पर, 0 डिग्री सेल्सियस पे, एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पर, एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे। कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, जब बॉयल से आइस और वाटर्स, बॉयल से आइस और वाटर्स को कीप कर दें, रख दें, तो एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे, उस कंडीशंस में आपका क्या होने वाला है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल से आइस और वाटर्स होने वाला है, उसके कीप्ड एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों 0 डिग्री सेल्सियस की बात क्यों है, क्योंकि इस कंडीशंस में आपका नो चेंज, क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। इट स्टेट्स विल बी ऑब्जर्व, इस स्टेट्स में नो चेंज नहीं होता, ऑब्जर्व चेंज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है नॉर्मल टेम्परेचर्स, जो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का सामान्य टेम्परेचर, किसना, सामान्य तापमान, किसका, ह्यूमन बॉडीज़ का जो समान तापमान की बात करें, ये आपका एक IMP पॉइंट्स हो जाएगा आपका। कैसा, एक IMP पॉइंट्स हो जाएगा। क्या, कौन सा पॉइंट्स हो जाएगा, IMP पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका, कि जो बॉडीज़ का, ह्यूमन बॉडीज़ का जो नॉर्मल टेम्परेचर्स की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड्स में 37 डिग्री सेंटीग्रेड्स हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट्स की बात करें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट्स हो जाएगा। कह रहा है
कब एक बोल रहा है जो नॉर्मल बॉडीज़ का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडीज़ का जो नॉर्मल टेम्परेचर्स होता है ह्यूमन बॉडीज़ का, किसका, ह्यूमन बॉडीज़ की, किसकी बात कर रहा हूँ, ह्यूमन बॉडीज़ की जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो अगर आपको फ़ारेनहीट्स में पूछे, किस में पूछे, फ़ारेनहीट्स में पूछे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट्स बताओगे। अगर सेंटीग्रेड्स में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड्स होता है क्या, ह्यूमन बॉडीज़ का नॉर्मल टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडीज़ का जो नॉर्मल टेम्परेचर्स की बात करें, अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर्स फ़ारेनहीट्स में पूछे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट हो जाएगा, और सेंटीग्रेड्स में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड्स में हो जाएगा। ये आपका एक आईएमपी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब बात कर लेते हैं, कह रहा ऐड कितना 574.25 डिग्री, कह रहा है एट 574.5 डिग्री द फ़ारेनहीट्स एंड केल्विन स्केल्स रीड आर सेम्स। क्या था, कह रहा है कितने पर, जो फ़ारेनहीट एंड केल्विन स्केल्स रीड सैम्स, जो फ़ारेनहीट और जो केल्विन स्केल्स दोनों किस कंडीशंस में सेम होनी चाहिए, किस टेम्परेचर्स पे सेम हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे एट 574 पॉइंट कितने डिग्री पर, 574 पॉइंट्स कितना 574.25 डिग्री पर आपका कितना फ़ारेनहीट्स और केल्विन्स की जो स्केल्स होंगी वो क्या होगी, सेम होगी। ये भी आपका एक आईएमपी होगा। कह रहा है कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ ले कि जो फ़ारेनहीट है एंड केल्विन, फ़ारेनहीट्स और केल्विन्स की जो स्केल रीड द सेम, किस कंडीशंस में फ़ारेनहीट्स किस डिग्री में फ़ारेनहीट्स और केल्विन्स की स्केल्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप झट से बोल दोगे तो कि 574.25 डिग्री, कितना 574.25 डिग्री में फ़ारेनहीट्स और केल्विन्स की स्केल्स रीड सेम्स होंगी। कैसी होंगी, सेम होंगी। किस कंडीशंस में, जब आपका डिग्री कितना होना चाहिए 574.25 डिग्री फ़ारेनहीट्स और केल्विन्स की स्केल सेम्स होंगी। ये दोनों आपके आईएमपी हैं, दोनों को आप माइंड में बैठा लें कि जो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडीज़ का, जो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडीज़ का फ़ारेनहीट्स की बात करें तो आप झट से बोल दोगे 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट्स में हो जाएगा, और सेंटीग्रेड्स की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड्स हो जाएगा। ठीक है, क्या, ह्यूमन बॉडीज़ का नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। और फ़ारेनहीट्स और केल्विन स्केल्स की बात करें, ये किस कंडीशंस में सेम हो जाएंगी, तो 574.25 डिग्रीज में फ़ारेनहीट्स और केल्विन्स की स्केल्स सेम हो जाएंगी। ओके, अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि जो क्लिनिकल्स थर्मोमीटर्स, जो आप क्लिनिकल्स थर्मोमीटर्स रीड्स फ्रॉम्स कितना 96 डिग्री फ़ारेनहीट्स से एक बोले तो 110 डिग्री फ़ारेनहीट्स, जो किस में जो आप क्लिनिक्स पे जाते हो, किस पर, क्लिनिक्स पे जाते हो, बोले तो जो छोटे मोटे डॉक्टर्स होते हैं जो अपने क्लिनिक्स खोल के रखते हैं, क्लिनिक्स एक कंपाउंड होता है, तो उसमें आप जब आप अपना क्या ट्रीटमेंट आप कराने जाते हो, जब आपको नॉर्मल फीवर होता है तो आप ज़्यादातर क्लिनिक्स पे ही जाते हो, हॉस्पिटल्स कोई जाता नहीं है। बोले तो नॉर्मल कंडीशंस या नॉर्मल ऐसा फीवर हो, आपका बॉडी से डैमेज हो जाए नॉर्मल, तो आप किस पर, क्लिनिक्स पे जाते हो। तो क्लिनिक जो थर्मोमीटर्स रीड्स करके जो थर्मोमीटर्स रखता है, वो फ़ारेनहीट्स की बात करें तो 96 डिग्री फ़ारेनहीट से 110 डिग्री फ़ारेनहीट्स के बीच में क्लिनिक्स पे क्या थर्मोमीटर्स मिलेगा। और उसी की बात करें अपन सेंटीग्रेड्स में तो 35 डिग्री 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड्स मिलेगा। और जो नॉर्मल हेल्थी पर्सन टेम्परेचर्स, किसका, नॉर्मल जो हेल्थी एक स्वस्थ पर्सन्स में, किसकी बात हो रही है, एक स्वस्थ आदमी में एक जो टेम्परेचर्स की बात करें, नॉर्मल हेल्थ, जो अगर एक हेल्थी आदमी है, हेल्थी पर्सन है, उसकी नॉर्मल टेम्परेचर्स की बात करें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट्स और 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड्स हो जाएगा। 36.9 डिग्री कितना सेंटीग्रेड्स हो जाएगा। बोले तो इसी में नॉर्मल
इसमें ह्यूमन बॉडीज नॉर्मल टेम्परेचर्स की बात थी, और इसमें क्या था, इसमें नॉर्मल हेल्थी बॉडी पर्सन्स की बात थी। लेकिन नॉर्मल हेल्थी बॉडी पर्सन्स का जो टेम्परेचर्स होता है वो फ़ारेनहीट्स में तो नॉर्मल टेम्परेचर्स ही होता है ह्यूमन बॉडीज़ का, जो 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट्स है। लेकिन अगर अपन सेंटीग्रेड्स की बात करें तो इसमें एक 0.01 का एक घट जाता है, माइनस हो जाता है, तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड्स हो जाएगा। कह रहा है जो क्लिनिकल्स थर्मोमीटर्स, ये सारे आपके आईएमपी पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये आपको कुछ अच्छा बता रहे हैं, आपको कुछ आईएमपी बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप्स में निकल रहा है, आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्या कर रहा है, आपको झट से पता चल जाएगा कि जो क्लिनिकल्स थर्मोमीटर्स कैसा रीड्स करते हैं, 96 डिग्री फ़ारेनहीट से 110 डिग्री फ़ारेनहीट से। जो क्लिनिकल्स थर्मोमीटर्स रीड करते हैं 96 डिग्री फ़ारेनहीट से 110 डिग्री फ़ारेनहीट की। और सेंटीग्रेड्स की बात करें तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड्स के बीच होता है। ये सेंटीग्रेड्स की बात हुई थी और ये फ़ारेनहीट्स की बात हुई थी। और द नॉर्मल हेल्थी पर्सन टेम्परेचर्स में, जो नॉर्मल हेल्थी पर्सन टेम्परेचर्स की बात करें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट से कितने 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड्स के बीच हो जाएगी। अब रेंज की बात करें कि जो मरकरी थर्मोमीटर्स की जो रेंज होती है, किसकी, मरकरी थर्मोमीटर्स एक लिक्विड स्टेट्स में होता है। जो थर्मोमीटर्स लिक्विड स्टेट्स में होता है उसमें क्या होती है, एक मरकरी होती है। क्या होती है, एक मरकरी की रेंज की बात करें, रेंज ऑफ मरकरी थर्मोमीटर्स की बात करें, इज फॉर्म, उसकी जो फॉर्म होती है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड से -39 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना 367 डिग्री सेंटीग्रेड्स के बीच होती है। जो मरकरी थर्मोमीटर्स की जो रेंज होती है, ये भी एक आईएमपी क्वेश्चंस बन जाएगा आपके लिए, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएगा आपके, कि जो रेंज ऑफ मरकरी थर्मोमीटर्स की एक रेंज बता दो, वो भी किस में, आपको सेंटीग्रेड्स में पूछ लेगा, फ़ारेनहीट्स में पूछ लेगा। लेकिन आपको इसमें इस क्वेश्चंस में आपको सेंटीग्रेड्स की ही बात हुई है। कह रहा है रेंज बताना है, मरकरी थर्मोमीटर्स की एक रेंज बता दो, तो आप झट से रेंज बता दोगे। मरकरी की जो मरकरी थर्मोमीटर्स की रेंज सेंटीग्रेड्स में पूछ लेगा तो आप झट से बोल दोगे कि -39 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना 367 डिग्री सेंटीग्रेड्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 367 डिग्री सेंटीग्रेड्स हो जाएगा। ये क्या है, रेंज है मरकरी थर्मोमीटर्स की। किसकी रेंज है, मरकरी थर्मोमीटर्स की। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। ये कह रहा है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट की जो स्पेसिफिक हीट कैसा, जो आपकी जो कैपेसिटी होती है हीट की, ताप की जो कैपेसिटी होती है वो क्या है, उसकी बात कर रहे हैं अपन। कि अपना जो सन एक कैसा हीट करता है। सन किसका बना होता है, सन में कौन सी गैस होती है, सन में दो टाइप्स की गैस होती हैं शायद से, एक हीलियम होती है, एक हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन से बना होता है। जब आपको ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्या एनर्जी देता है, क्या सन एक एनर्जी देता है। आपने देखा होगा कि आपने एक क्या लिया, एक बोले तो एक बर्फ़ का टुकड़ा लिया, आइस बॉल लिया, तो आपने बर्फ़ के टुकड़े को क्या किया, एक बोले तो आपने गरम किया, किस पर, एक आग जलाई आपने, उस पर गरम किया आपने, उस पर रखा, और आपको एक सनलाइट आ रही है। तो इस दोनों कंडीशंस में जो आपका अमाउंट्स, किसकी अमाउंट्स हीट रिक्वायर्ड, तो इस पर जो हीट रिक्वायर कर रही है, चेंज द टेम्परेचर, क्या कर रही है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर। जो आपका बोले तो जो आपकी आइस बॉल थी उसका जो टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो भी यूनिट्स मास पर। किस पर हो रहा है, यूनिट्स मास पर। ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे जो पदार्थ को आप क्या बोल दोगे, वाई यूनिटी, क्या, ऐसी यूनिटी को आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दोगे। क्या बोल दोगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू Q अपॉन
स्मॉल एम इंटू डेल्टा टी होता है। क्या होता है? स्मॉल एम इंटू डेल्टा टी होता है। तो जो क्यू होता है वो क्या होता है? अमाउंट होता है हीट का जो गिवन सब्सटेंस, जो पदार्थ आपको दिया हुआ रहता है उसकी हीट अमाउंट्स होती है क्यू। और जो एम होता है वो सब्सटेंस बोले तो पदार्थ का मास होता है। और डेल्टा टी होता है वो राइस के इन टेम्परेचर, जो मिलने वाला होने वाला टेम्परेचर्स होता है। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो आप झट से बोल दोगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बोलोगे एक ऐसी कैपेसिटी जो क्या करे, स्पेसिफिक हीट की जो अमाउंट होती है उसको हीट रिक्वायर्ड करे। कैसे? चेंज द टेम्परेचर्स में। कैसे में चेंज करे? चेंज द टेम्परेचर्स में। क्योंकि आपको पता है जब आपने एक बर्फ़ का टुकड़ा लिया है, आप उसे क्या करवा रहे हो, आपने उसको नीचे से हीट दी, नीचे से क्या दी? उसे हीट दी। और सन से मिलने वाली हीट्स क्या कर लेगी? उसे टेम्परेचर्स को क्या कर लेगी? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर्स को चेंज करेगी उसके यूनिट्स मास पर। किस पर? यूनिट्स मास पर ऑफ ए सब्सटेंस, उस पदार्थ को बाय यूनिटी में। कैसे उस पदार्थ को करेगी? एक यूनिटी में। उसे आप क्या बोल दोगे? उसे आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दोगे। क्या बोल दोगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दोगे। तो आपको स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूलास होता है वो होता है फॉर्मूला एस इक्वल टू क्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू डेल्टा टी। अब स्पेसिफिक हीट के और फॉर्मूलेस और डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशंस देख लेते हैं। आपकी क्या है? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ के जो इम्पोर्टेंट्स टर्म हैं, पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है। कह रहा है एक ऐसा अमाउंट, किसका? हीट का। एक ऐसा अमाउंट जो हीट रिक्वायर्ड करे। क्या ऐसा करे? हीट रिक्वायर्ड करे। एक ऐसा अमाउंट जो हीट रिक्वायर्ड करे टू चेंज द टेम्परेचर्स में। किस में? टू चेंज द टेम्परेचर्स में और उसके यूनिट्स मास पर। कैसे? यूनिट्स मास पर, उस सब्सटेंस के यूनिट्स मास पर वाई और यूनिटी पे। कैसे? जो सब्सटेंस को यूनिट्स मास पर और वाई यूनिटी पे इज नोन एज, उसे आप क्या बोल दोगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दोगे। उसे आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दोगे, जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू सब्सटेंस, जो सब्सटेंस का दिया हुआ हीट का अमाउंट्स अपॉन्स में जो सब्सटेंस का दिया हुआ मास इनटू में जो राइज इन टेम्परेचर, जो मिलने वाला टेम्परेचर्स। ये क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ के बराबर होता है। तो एस इक्वल टू क्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू डेल्टा स्मॉल टी। तो क्यू क्या होता है? क्यू होता है हीट, अमाउंट ऑफ हीट, जो सब्सटेंस का मिलने वाला हीट का अमाउंट। क्यू क्या होता है? जो सब्सटेंस पदार्थ का मिलने वाला हीट का अमाउंट। और एम क्या होता है? पदार्थ का मिलने वाला मास्क, सब्सटेंस का मिलने वाला मास्क। और डेल्टा टी क्या होता है? टेम्परेचर्स, राइज इन टेम्परेचर्स होता है। ठीक है, ये आपकी स्पेसिफिक हीट्स ऑफ टेम्परेचर्स की बात हो चुकी है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से एक ऐसा अमाउंट जो क्या हीट को रिक्वायर्ड करे एक चेंज द टेम्परेचर्स में, उसके यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस में और बाय यूनिटी में। उसे आप क्या बोल दोगे? उसे आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दोगे। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो एस इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी होता है। ठीक है, ये क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ की बात हो गई है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं, पॉइंट्स से उन्हें भी देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ के। कह रहा है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर्स में कितना होता है? 42 बोले तो कितना? फोर फोर कितना? 4200, कितना? 4200 जूल पर केजी होता है। जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड्स एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर कितना कह रहा है? जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर्स की, वाटर्स में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो कितना होता है? 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड्स एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे, विच इज हाईएस्ट कंपेयर्स। ये इसका जो हाई कंपेयर करते हैं विथ मोस्ट अदर सब्सटेंस पे। किसके? और अदर सब्सटेंस के मुकाबले में इसका हाई कंपेयर करते हैं। किसका? स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। किसका? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर्स कितना होता है? बोले तो 4200 जूल पर केजी होता है डिग्री सेंटीग्रेड्स में एट 15 डिग्री
एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड्स में, विच इज हाईएस्ट कंपेयर्ड, ये कैसा करता है, हाई कंपेयर्ड करता है विथ मोस्ट अदर सब्सटेंस के, और पदार्थ के मुकाबले में ये हाई कंपेयर करता है। ओके, नेक्स्ट इसका क्या कह रहा है, इट्स सीजीएस यूनिट्स, ये क्या होती है, एक सीजीएस यूनिट्स होती है। सीजीएस आपको पता होगा, सेंटीमीटर्स और सेंटीमीटर्स, ग्राम, सेकंड्स यूनिट्स होती है। केल्विन अपॉन्स, केल्विन्स अपॉन्स स्मॉल जी क्या होती है आपकी, ग्राम्स होती है। और डिग्री सेंटीग्रेड्स एंड्स एसआई यूनिट्स, इसकी जो सीजीएस यूनिट्स इज केल्विन पर ग्राम्स डिग्री सेंटीग्रेड्स, और इसकी एसआई यूनिट्स की बात करें तो ये जूल पर केजी, जूल पर केजी केल्विन, और जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। जूल पर केजी, इसकी जो यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो जूल पर केजी केल्विन और जूल पर केजी डिग्री क्या सेंटीग्रेड्स। ठीक है, ये आपकी क्या है, सीजीएस यूनिट्स की बात की थी तो क्या थी, केल्विन, केल्विन अपॉन्स ग्राम्स डिग्री सेंटीग्रेड्स, और एंड ऐसा यूनिट्स की बात करें तो जूल पर केजी केल्विन्स और जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड्स। ये क्या हैं आपके सीजीएस, ये यूनिट्स की बात थी सीजीएस की, ये एसआई यूनिट्स की। तो दोनों बात आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की समझ में आ गई होंगी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ क्या होती है। एक ऐसा अमाउंट्स होता है जो क्या करे, हीट को रिक्वायर्ड करे चेंज द टेम्परेचर्स में यूनिट मास और यूनिटी में, तो उसे आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हो। और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर्स की होती है वो 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड्स में एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड्स में होती है। और ये कैसा करती है, हाई कंपेयर करती है मोस्ट अदर सब्सटेंस से। ये आपके पॉइंट्स हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं अपन थर्मल कैपेसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशंस की। देखो, अब बात करने वाले हैं किसकी, थर्मल कैपेसिटीज़ की, किसकी, थर्मल कैपेसिटी और थर्मल एक्सपेंशंस की, किसकी, थर्मल कैपेसिटी और थर्मल एक्सपेंशंस की। तो जो थर्मल कैपेसिटी होती है वो एक ऐसा अमाउंट्स होती है जो हीट को रिक्वायर्ड करती है राइज द टेम्परेचर्स में, जो मिलने वाला जो उगने वाला जो क्या होता है टेम्परेचर होता है वो गिवन अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस के थ्रू, जैसे 1 डिग्री केल्विन्स और 1 केल्विन्स, जैसे थर्मल कैपेसिटी बराबर हो जाएगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट्स, मिलने वाली मास की इंटू स्पेसिफिक हीट्स। आपने देखा होगा कि रात को जो टेम्परेचर्स अलग होता है और दिन का टेम्परेचर्स अलग होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक इसमें क्या होती है, थर्मल एक्सपेंशंस होता है। क्या होती है, एक थर्मल एनर्जी, बोले तो हीट की जो थर्मल एनर्जी एक्सपेंशंस करती है चेंज इन टेम्परेचर्स पे ऑफ द बॉडी कॉसेस चेंज इन डायमेंशंस पे, किस पर, चेंज इन इट्स डायमेंशंस पे और चेंज इन टेम्परेचर्स पे, ड्यूस इंक्रीज द डायमेंशंस ऑफ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशंस। कह रहा है जब आपकी जो बॉडीज़ के हिसाब से और से जो मिलने वाला टेम्परेचर चेंज हो जाए उसे आप क्या बोल दोगे, थर्मल एक्सपेंशन। उस एनर्जी को आप थर्मल एक्सपेंशंस बोल सकते हो या थर्मल हीट एनर्जी भी बोल सकते हो, क्योंकि जो ऐसी एनर्जी जो खर्च होने के बाद, बोल रहा है रिसोर्स एनर्जी। एक रिसोर्स एनर्जी क्या होती है, आप बता सकते हो रिसोर्स एनर्जी क्या होती है। रिसोर्स एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो खर्च होने के बाद भी मिल जाए, उसे आप रिसोर्स एनर्जी बोलते हो। क्या बोलते हो, उसे आप रिसोर्स एनर्जी बोलते हो। जैसे आपकी एक विंड एनर्जी हुई, ये एक रिसोर्स एनर्जी है क्योंकि इसे आपने खर्च भी कर ली और तब भी मिल रही है। ऐसी आपकी एक थर्मल एनर्जी हुई जिसे आपने खर्च भी कर ली है और मिल रही है। तो ये सब क्या है, ये आपकी रिसोर्स एनर्जी है। रिसोर्स आप माइंड्स में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये आप अपने माइंड्स में बैठा लें कि जो रिसोर्स एनर्जी क्या होती है और नॉन रिसोर्स एनर्जी क्या होती है। तो रिसोर्स एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसे आप खर्च करने के बाद आपको मिले, आप उसे क्या कर दो, एक्सपेंशंस करने के बाद एक ऐसी एनर्जी आपको फिर से मिल जाए। आपने उस एनर्जी को खर्च कर ली और फिर भी आपको वो मिल रही है, तो उस एनर्जी को आप रिसोर्स एनर्जी बोलते हो। और एक ऐसी एनर्जी जिसे आप ख़त्म कर लो और वो ना मिले उसे आप क्या बोलते हो, नॉन रिसोर्स एनर्जी। जैसे कि आपका एक
कॉयल को आपने क्या किया, कॉयल को आपने क्या, उसे आपने एक्सपेंशन खर्च कर लिया, तो फिर आपको दोबारा से मिलेगा कॉयल? नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, नॉन रिसोर्स एनर्जी है। तो ऐसी एनर्जी जो आपको खर्च करने के बाद मिले उसे आप रिसोर्स एनर्जी बोलते हो या थर्मल एनर्जी बोलते हो। तो थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है ये आपको, कि आपने आज क्या हुआ, आपके जो सूरज निकला उसने क्या आपको एनर्जी दी, तो आपने उसकी एनर्जी ले ली और फिर सुबह फिर निकलेगा, तो आप ऐसी एनर्जी जिसे आपको आज अपन ने उसकी सूरज की जो एनर्जी ली और अपन ने आज ही उसे ख़त्म कर दी और फिर से आपको कल मिल गई, तो ये क्या है, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, ये आपकी थर्मल एनर्जी है। ठीक है, अब थर्मल कैपेसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशंस के अपन डेफिनेशंस पॉइंट्स देख लेते हैं कि थर्मल कैपेसिटी और थर्मल एक्सपेंशंस क्या होते हैं। देखो, थर्मल कैपेसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशंस, ये क्या है, थर्मल कैपेसिटी है और थर्मल एक्सपेंशंस है। तो थर्मल से कैपेसिटी की बात करें तो थर्मल जो कैपेसिटी इज़ द अमाउंट्स ऑफ, क्या है, थर्मल कैपेसिटी एक अमाउंट्स है जो हीट रिक्वायर्ड करता है टू रेश द टेम्परेचर पे, टू रेज द टेम्परेचर पे ऑफ ए गिवन अमाउंट्स, मिलने वाले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड्स और 1 केल्विन्स, 1 डिग्री सेंटीग्रेड्स और 1 केल्विन्स। कह रहा है कि जो थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, थर्मल कैपेसिटी एक ऐसा अमाउंट जो हीट को रिक्वायर्ड करे, कैसा, राइज द टेम्परेचर, मिलने वाले टेम्परेचर्स पे, वो भी गिवन अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस, कैसा, पदार्थ के मिलने वाले अमाउंट्स पर, जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड्स और 1 केल्विन्स पे। जैसे थर्मल कैपेसिटी बराबर हो जाएगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट्स, क्या हो जाएगा, थर्मल कैपेसिटीज बराबर मास इंटू स्पेसिफिक हीट बोल सकते हो आप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्मल एक्सपेंशंस की। तो आप समझ गए होंगे कि थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख ली है, और थर्मल कैपेसिटी से एक ऐसी कैपेसिटीज जो क्या कर ले, जो मिलने वाले राइज द टेम्परेचर्स पे और मिलने वाले गिवन ऑफ सब्सटेंस पर, कैसा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड्स और 1 केल्विन्स पर, उसे आप क्या, थर्मल कैपेसिटी बोल दोगे। और थर्मल कैपेसिटी बराबर होती है मास इंटू स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब थर्मल एक्सपेंशंस की बात कर लेते हैं, किसकी, थर्मल एक्सपेंशंस की बात कर लेते हैं कि थर्मल एक्सपेंशंस क्या होता है। तो थर्मल एक्सपेंशंस एक चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होने वाली ऑफ बॉडी, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, क्या, चेंज होने वाली इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडीज में, कॉसेस चेंज इन इट्स डायमेंशंस पर, किसी कारण चेंज हो क्या, इट्स डायमेंशंस। कह रहा है थर्मल एक्सपेंशन से एक चेंज करे क्या, बॉडीज़ का टेम्परेचर्स, और किसी कारण चेंज हो जाए उसका डायमेंशनल, उसे आप क्या बोल दोगे, थर्मल एक्सपेंशंस बोल दोगे। जैसे कि ड्यूस इंक्रीज इन द डायमेंशन, जब आपका जो डायमेंशंस क्या हो बॉडीज़ का, इंक्रीज हो, बढ़े, तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब आपका क्या, बॉडीज़ का डायमेंशंस बढ़े तो आपका टेम्परेचर्स भी इंक्रीज होगा। इस कंडीशंस को आप थर्मल एक्सपेंशंस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इस कंडीशंस को आप थर्मल एक्सपेंशंस बोल सकते हो। कह रहा है थर्मल एक्सपेंशंस क्या होता है, जब आपका टेम्परेचर बॉडी का चेंज हो, एक किसी कारणवश चेंज हो डायमेंशनल। जब आपका थर्मल एक्सपेंशंस क्या होता है, जब आपका जो बॉडीज़ का टेम्परेचर चेंज हो जाए और किसी कारणवश आपका क्या हो जाए, इट डायमेंशंस भी चेंज हो जाए, तो आप थर्मल एक्सपेंशंस बोल सकते हो। जैसे कि आपकी इंक्रीज़ करवा दिया क्या, डायमेंशनल बॉडीज़ को, बॉडीज़ का डायमेंशनल, तो आपका इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, उस कंडीशंस को आप थर्मल एक्सपेंशंस बोलते हो। क्या बोलते हो, थर्मल एक्सपेंशंस बोलते हो। तो आपको मैंने जो एग्जांपल्स बताए थे कि जो आपका दिन और रात एक थर्मल एक्सपेंशंस है, कैसा है, थर्मल्स बोले तो थर्मल एक्सपेंशंस क्या है कि जिसमें आपका क्या होगा, एक ऐसा एक्सपेंशंस, ऐसा रिसोर्स जिसे आपने खर्च करने के बाद भी आपको फिर से मिल जाए, उसे आप क्या बोल दोगे, थर्मल एनर्जी या थर्मल एक्सपेंशंस बोल सकते हो। कि एक ऐसा जिसको आपको किसी कारणवश उसका डायमेंशनल चेंज करना ही पड़ेगा, अगर आपको दिन है, अगर आपका एक बोले तो डे है, दिन है, तो उसमें जो सूरज की मिलने वाली रोशनी से आपका जो बॉडीज़ का टेम्परेचर कुछ और
होगा और उसके जब डूब जाने से जब रात हो जाएगी तब बॉडीज़ का टेम्परेचर और होगा। तो किसी कारण बस आपका बॉडीज़ का टेम्परेचर आपको ज़रूर चेंज करना पड़ा, उस कंडीशंस को आप थर्मल एक्सपेंशंस बोल सकते हो। ठीक है, इसे मैंने बहुत बारीकी से आपको 2 बार समझा चुका हूँ कि थर्मल एक्सपेंशंस क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे कि थर्मल एक्सपेंशन एक चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडीज़ का कॉज इज चेंज इन इट्स डायमेंशनल। जब आपका जो चेंज हो जाए बॉडीज़ का टेम्परेचर किसी कारण बस फिर चेंज हो जाए क्या, डायमेंशनल, तो इस कंडीशंस को आप थर्मल एक्सपेंशंस बोलते हो। और इंक्रीज अगर आपका डायमेंशंस भी इंक्रीज हो जाए बॉडीज़ का तो इंक्रीज होगा क्या, टेम्परेचर, इसे आप थर्मल एक्सपेंशंस बोल सकते हो। ये आपकी क्या थी, थर्मल एक्सपेंशंस थी। अब बात कर लेते हैं कि जो ट्रांसमिशंस ऑफ हीट में कैसा ट्रांसमिशंस होता है, जो ताप होती है उष्मा होती है उसमें कैसे ट्रांसमिशंस होता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो, ट्रांसमिशंस ऑफ हीट किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशंस ऑफ हीट की बात कर रहे हैं। ट्रांसमिशंस ऑफ हीट की बात कर रहे हैं कि हीट का कैसे ट्रांसमिशंस हुआ। तो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फॉर्म, हीट एक कैसा फॉर्म है, ट्रांसपेरेंट फॉर्म है। वन प्लेस से टू एनोदेयर प्लेस में जाता है, वन एक से दूसरे में जाता है, एनोदेयर बार 3 मेथड, और उसके 3 मेथड होते हैं। कैसा, कंजक्शंस होता है इन सॉलिड में, कंडक्शंस होता है किसमें, कंडक्शंस होता है सॉलिड्स में, आपको दिख रहा होगा इस इमेज में। और कन्वेक्शंस होता है कैसा, फ्लड में, कैसा, फ्लड में या लिक्विड और गैस में, कैसा होता है, कन्वेक्शंस। कन्वेक्शंस किस में होता है, कन्वेक्शंस होता है फ्लड्स, फ्लड्स में या लिक्विड और गैस में होता है। और रेडिएशंस थ्रो करता है एनीथिंग्स, किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को रेडिएशंस करता है थ्रो एनीथिंग्स डेट विल अलाउ रेडिएशन टू पासेस, रेडिएशंस टू पास। तो ये कंडीशंस क्या है, ट्रांसमिटेड्स ऑफ हीट की कंडीशंस है कि हीट कैसे ट्रांसमिशंस हुई, हीट कैसे ट्रांसमिशंस हुई। तो कंडक्शंस में हो रही है कैसे फॉर्म में, कंडक्शंस होगी इन सॉलिड में और कन्वेक्शंस होगी फ्लड और गैसेस में, और रेडिएशन थ्रो करेगी एनीथिंग्स में, कैसा, एनीथिंग्स डेट विल अलाउ ऑफ रेडिएशंस टू पास। तो आप अपन बात कर लेते हैं कंडक्शंस की। कंडक्शंस कैसा, कंडक्शंस इन सॉलिड, कंडक्शंस कैसा मेथड प्ले कर रही है, सॉलिड। कंडक्शंस किस में ट्रांसमिट, हीट कैसे ट्रांसमिटेड हो रही है, कंडक्शंस में, एक सॉलिड में। तो सॉलिड में कंडक्शंस, जो सॉलिड इन कंडक्शंस में कैसी हीट ट्रांसमिटेड हो रही है, हीट ट्रांसमिटेड हो रही है सॉलिड में, तो कब क्या होगा उसमें, कंडक्शंस होगा। तो कंडक्शंस की बात कर रहे हैं किसकी, सॉलिड की। कंडक्शन इन सॉलिड में हो रहा है जब, देखो एक बात सुनो मेरी, कि आपने क्या कराया, हीट को ट्रांसमिशंस करवाया, ठीक है। तो हीट कैन बी ट्रांसपेरेंट फॉर्म, हीट एक कैसा फॉर्म है, ट्रांसपेरेंट फॉर्म है, जो वन प्लेस से टू एनोदेयर में, एक प्लेस से एनोदेयर में होती है एक हीट का ऐसा ट्रांसपेरेंट फॉर्म हो। तो ये 3 मेथड कंडक्शंस करती है, कैसे, 3 मेथड कंडक्शंस करती है। एक कंडक्शंस इन 3 मेथड प्ले करती है, कंडक्शंस इन सॉलिड करती है, एक कन्वेक्शंस ऑफ फ्लड और लिक्विड और गैस करती है, एक रेडिएशन थ्रो करती है एनीथिंग्स डेट विल अलाउ रेडिएशंस पास में। अब बात करते हैं जो क्या, कंडक्शंस इन सॉलिड में जो 3 मेथड थी। तो पहला मेथड क्या था, कंडक्शन इन सॉलिड में था। तो कंडक्शंस की बात करते हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेकिंग प्लेस, जो ट्रांसफ़र हुई है हीट टेकिंग प्लेस ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में, कैसे में हो जाएगी, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में हो जाएगी, उसे आप कंडक्शंस बोल दोगे। क्या रहा है, जब आपकी हीट क्या हुई, ट्रांसफ़र हुई कैसे में, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में, उस कंडीशंस को आप कंडक्शंस बोल दोगे। और बात कर लेते हैं कन्वेक्शंस की, जब आपकी हीट ट्रांसफ़र हो कैसे, फ्रॉम वन पॉइंट्स टू एनोदेयर में बाय द एक्चुअल मोशंस में, कैसे, एक्चुअल मोशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स में, फ्रॉम हाई टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर्स में, उस कंडीशंस को आप कन्वेक्शंस बोल दोगे। अब बात कर लेते हैं रेडिएशंस की। रेडिएशंस क्या कर रही थी, थ्रो एनीथिंग्स, किसी को भी लगे हीट है, उस कंडीशंस को आप रेडिएशंस बोल सकते हो। तो रेडिएशंस की बात कर लें कि एक ऐसा ट्रांसफ़र करे हीट एनर्जी कम फ्रॉम द सन एंड ट्रेवल्स में, कैसा, सन और ट्रेवल्स में इन द फॉर्म ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, कैसे फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, उसे आप रेडिएशंस बोल सकते हो। अब ट्रांसमिशंस ऑफ हीट की आप क्या डेफिनेशंस देख लोगे कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट की डेफिनेशंस क्या होती है, कि कैसे ये कैसे फॉर्म में ट्रांसमिटेड कर रही है, ये आपको देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स है, क्योंकि आपने ये तो समझ लिया कि कंडक्शंस क्या है, कन्वेक्शंस क्या है, रेडिएशंस क्या है, तीनों कंडीशन समझ ली हैं। तो तीनों कंडीशंस के आप क्या देख लेते हो, इसकी डेफिनेशंस और इसके पॉइंट ऑफ देख लेते हो, क्योंकि आपको, मुझे पता है मेरा इस सेशंस में, मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि मेरे जो पढ़ाए हुए सेशंस में आपको कभी भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो डेफिनेशंस और जो पॉइंट्स हैं उसे आप वीडियो को पॉज करें और उसकी स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स बुक में उसे लिख लें, तो आपको कभी भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे सेशंस में मैं अपनी खुद की गारंटी दे सकता हूं कि मेरा जो पढ़ाया हुआ ऐसे कंडीशंस में पढ़ाता हूं कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे में खुद मैं एक डेफिनेशंस नोट्स के तौर पर आपको पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे आपको बेस्ट कंप्लीट करवाना, आपका एक बेस्ट स्ट्रॉन्ग करवाना, इसलिए मैं आपको एक लोअर मेथड और इजी मेथड से आपको समझाता हूँ, कोई एडवांस नहीं रखता। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, ट्रांसमिशंस ऑफ हीट की डेफिनेशंस और इसके पॉइंट ऑफ व्यू की। देखो, ट्रांसमिशंस ऑफ हीट क्या है, हीट कैसे ट्रांसमिशंस करती है उसकी बात कर लेते हैं, उसकी डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं कि हीट कैन बी ट्रांसपेरेंट फॉर्म। हीट एक कैसा फॉर्म है, ट्रांसपेरेंट फॉर्म है, जो वन प्लेस से एनोदेयर में जाता है, एक प्लेस से एनोदेयर में जाए एक हीट का ऐसा ट्रांसपेरेंट फॉर्म होता है। वह थ्री मेथड्स में, कौन से तीन मेथड, वो कौन कौन से होते हैं, एक कंडक्शंस होता है जो इन सॉलिड में होता है, और कन्वेक्शंस होता है जो फ्लड्स में होता है, जिसमें लिक्विड्स हो सकता है या गैस हो सकती है, ठीक है। एंड रेडिएशंस होता है जो कि थ्रो करता है एनीथिंग्स, किसी भी एनीथिंग्स में, डेट विल अलाउ रेडिएशंस पास, उसमें रेडिएशंस पास करते हैं, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि जो ट्रांसमिशंस ऑफ हीट बोले तो जो ताप का, बोले तो जो ऊष्मा और ताप का जो ट्रांसमिशंस होता है, वो हीट एक ऐसा ट्रांसपेरेंट फॉर्म जो एक प्लेस से एनोदेयर में जाए, वो तीन मेथड में जाता है, थ्री मेथड्स में जाता है। वैसे तो आप इतना समझ गए होंगे कि हीट ट्रांसमिटेड कैसे करती है, हीट एक ऐसे ट्रांसपेरेंट करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, वो भी तीन मेथड पर, एक कंडक्शंस पर, एक कन्वेक्शंस पे, एक रेडिएशंस पे, ठीक है। कंडक्शंस की अपन बात करेंगे तो कंडक्शंस में कह रहा है कि द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेकिंग प्लेस ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में, जो ट्रांसफ़र करे हीट टेकिंग प्लेस ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में, कैसे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में, उसे आप कंडक्शंस कहते हो। क्या कहते हो, जब आपकी जो कंडक्शंस, आप कब कह सकते हो, जब आपकी हीट ट्रांसफर कर रही है ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में, कैसे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में हीट क्या कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है, उस स्थिति में आप कंडक्शंस बोलोगे। अब बात कर लेंगे, मान के चलो आपने कभी एक रॉड ली, बोले तो लोहा का एक, बोले तो कोई डंडे टाइप में एक आयरन लिया आपने, ठीक है। उसे आपने क्या किया, हीट बोले तो आग में रख दिया, तो आप एकदम देखोगे कि मेरा जो रॉड थी, मेरी जो लोहे की रॉड थी, वो पूरी गर्म हो चुकी है, पूरा मेरा जो आयरन जो था मेरा पूरा गर्म हो चुका है। तो उसमें क्या हुआ, हीट ने कैसा ट्रांसमिशन किया, तो हीट ने एक सॉलिड किया, जिसे आप कंडक्शंस बोल दोगे, क्या बोल दोगे, कंडक्शंस बोल दोगे, ठीक है। तो आप ये एग्जांपल समझ गए होंगे कि द ट्रांसफर ऑफ हीट टेकिंग प्लेस ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में, कैसे में, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में, इज नॉन एज कंडक्शंस, उसे आप कंडक्शंस बोल दोगे। अब बात कर लेते हैं किसकी, कन्वेक्शंस की। क्या हो रहा है, कन्वेक्शंस की बात करें तो जो हीट का ट्रांसपेरेंट फॉर्म था वो तीन मेथड में हो रहा था, ये सेकंड मेथड है कन्वेक्शंस। तो इसमें कन्वेक्शंस में क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट से टू एनोदेयर, इसमें हीट क्या करेगी, एक पॉइंट से एनोदेयर पॉइंट्स में होगी, बाय द एक्चुअल मोशंस में, कैसे मोशंस में, एक्चुअल मोशंस में, और कंडक्शंस में मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में हो रहा था। तो एक्चुअल मोशंस में ऑफ मॉलिक्यूल्स के फ्रॉम हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर्स में, उसे आप, उस कंडीशंस को आप क्या बोल दोगे,
उस कंडीशंस को आप कन्वेक्शंस बोल दोगे। कन्वेक्शंस कब बोल दोगे? जब आपकी हीट ट्रांसफर करे वन पॉइंट से एनोदियर में बाय द एक्चुअल मोशंस में। कैसे? एक्चुअल मोशंस में मॉलिक्यूलर्स फॉर्म में हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में, उसे आप कन्वेक्शंस बोलोगे। अब बची है रेडिएशंस। रेडिएशंस की बात करें तो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का एक ऐसा ट्रांसफ़र डेट जो मिले कम फ्रॉम द सन एंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस पे, एक ऐसी आने वाली सन से और ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, वो क्या हो जाएंगी? आपकी रेडिएशंस होंगी। तो ये ट्रांसमिशंस ऑफ हीट की तीनों फॉर्म्स, जो तीनों मेथड्स थे आपने पढ़ लिए हैं। तीनों मेथड कौन से थे? एक कंडक्शंस था जो कि सॉलिड फॉर्म में हो रहा था, कन्वेक्शंस था जो कि फ्लड और लिक्विड गैस में हो रहा था, और रेडिएशंस था जो एनी थिंग्स में हो रहा था। कैसी? एनी थिंग्स, और डेट विल अलाउ रेडिएशंस को पास कर रहा था। ये रेडिएशंस की बात थी। अब एक ऐसा फिनोमिनल्स जो बेस्ड है हीट पर, उसे देख लेते हैं। वो आपका इस सेशंस का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, उसे देख लेते हैं। इस इमेज में आपकी दो कंडीशंस कंप्लीट होने वाली हैं। एक तो जो विंड, हवा, पवन, वायु क्या होती है? ये हवा आपको नेचुरल हवा कैसे मिलती है? मिलती है ना आपको एक नेचुरल हवा कैसे मिलती है? और एक आपको जो बादल होते हैं, वो बादल कहाँ से आते हैं, कैसे बरसते हैं? ये दो कंडीशंस आपको इस इमेज में कंप्लीट होने वाली हैं कि जो आपको नेचुरली हवा मिलती है ना, वो क्यों मिलती है? ऐसा भी तो हो सकता है नहीं मिले, हैं? मुझे एकदम तूफान आया, वो क्यों आया? मुझे ऐसा होना चाहिए था कि नहीं आए। उसमें ऐसा क्या परिवर्तन? ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी से बाहर से आए, पृथ्वी से मतलब कोई फेंके, कोई बोले तो पृथ्वी लोक पर ऐसी कोई हवा फेंक दे जिससे आपको हवा लगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो पृथ्वी अपने हाथों बोले तो अपने आप में नेचुरली गेन करती है, खुद बनाती है। वो कैसे बनाती है उस कंडीशंस को अपन इस इमेज में देखते हैं कि जो अर्थ की इंटरनल हीट होती है। कैसी? अर्थ की जो अंदर की हीट होती है, तो वो दो कंडीशंस में करती है। एक एब्यूलेशंस करती है और एक प्लेट्स टेक्टोनिक्स करती है। क्या करती है? जो अर्थ की इंटरनल, अर्थ की जो अंदर की हीट होती है, वो एवोलेशंस करती है और प्लेट्स टेक्टोनिक्स करती है। और जो टेक्टोनिक्स होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स, वो रॉक साइकिल्स करती है। रॉक साइकिल्स आप समझते हो? रॉक साइकिल्स जो चट्टानें होती हैं, रॉक साइकिल्स करती हैं। और प्लेट्स टेक्टोनिक्स क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कंटिनेंट्स ऑफ ओशियंस करती हैं। क्या करती हैं? जो समुद्री को क्या कर देती हैं? समुद्री को डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कंटिनेंट्स करती हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशियंस की क्या करती हैं? एक स्पेसिफिक रेंज करती हैं, एक स्पेसिफिक रेंज करती हैं। और जो आपकी प्लेट्स टेक्टोनिक्स है, वो आपकी क्या करती हैं? अपलिफ्ट ऑफ लैंड करती हैं। क्या करती हैं? अपलिफ्ट ऑफ लैंड करती हैं। और जो रॉक साइकिल्स है, वो बैल्कनीज में करती हैं, बैल्कनीज में करती हैं। और जो बैल्कनीज में वो क्या करती हैं? एयरबोन्स और पार्टिकल्स, एयरबोन्स पार्टिकल्स करती हैं। और जो आपकी अपलिफ्टिंग्स ऑफ लैंड्स है, वो क्या करती है? माउंट्स बिल्डिंग्स करती है। माउंट्स बिल्डिंग्स बनाती है। और माउंट्स बिल्डिंग से आप सब क्या बन जाती है? विंड्स बन जाती है। क्या बन जाती है? बादलों से आपकी जो पहाड़ों, माउंट्स विंडो से आपकी क्या बनती है? क्या बनती है? एक आपकी माउंट्स बिल्डिंग से आपकी एक हवा बनती है। ठीक है, ये इस कंडीशंस में आपकी एक पवन वायु बन के तैयार हो जाती है। क्या होती है? जो अर्थ की इंटरनल हीट होती है, वो क्या करती है? एवोलेशंस करती है और प्लेट टेक्टोनिक्स करती है। और प्लेट टेक्टोनिक्स रॉक साइकिल्स करती है। उसके बाद और जो प्लेट्स टेक्टोनिक्स क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कंटिनेंट्स ओशियंस करती है। और इसमें से स्पेसिफिक रेंज बनती है। और रॉक साइकिल्स में बैल्कनीज में बनती है। और प्लेट्स टेक्टोनिक्स में अपलिफ्टिंग्स ऑफ लैंड्स बनती है। और अपलिफ्टिंग्स ऑफ लैंड से माउंटेन्स बिल्ड्स बनती है। और बैल्कनीज में एयरबोर्न्स पार्टिकल्स बनते हैं। ठीक है, और जो माउंटेन्स बिल्डिंग से विंड्स बन जाती है। ये कंडीशंस आपकी
क्या आपको एक हवा प्रदान हो जाती है, क्या पवन वायु जो आपको मिलती है वो इस कंडीशंस में आपको मिल गई। इसका एक शॉर्टेज फॉर्म बता देता हूँ कि जो बादल कहाँ से आते हैं। जब आपकी एक जो पृथ्वी पर एक जो हीट होती है, अगर आपकी हीट जो टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाए, तो उस कंडीशंस में आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे छोटी छोटी जो कंडीशंस होती है, बोले तो बिल्कुल छोटे, एक मॉलिक्यूल्स बोले तो बिल्कुल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो समुद्र की एनर्जी में एक भाप तौर में उड़ते चले जाते हैं आसमान में। कहाँ पर, जैसे कि मान के चलो कोई सा भी एक कंडीशंस हो, जैसे कि आप कपड़े सुखा रहे हो, उस कंडीशंस में आपका जो कपड़ों में जो पानी है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, एक हवा में, क्योंकि हीट ज़्यादा है उस टाइम्स, क्या है जो पृथ्वी की जो हीट है वो क्या है, हीट बहुत ज़्यादा है, हीट हाईएस्ट है। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, उस कंडीशंस में आपके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक हवा में उड़ते हुए चले जाएंगे, और ये जो प्रोसेस होगी ये लाखों मिलियन में होगी। कैसे में हो जाएगी, बहुत सारी इस प्रोसेस में बहुत सारी होंगी, और वही आसमान में क्या हो जाते हैं, आपके बादल बन जाते हैं। और ये कंडीशंस सबसे बोले तो पेड़ पौधों में भी एक क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें भी एक भाप के तौर पे ऊपर आसमान में जाते हैं, नदियों में बनते हैं, नदी में, और ये कंडीशंस आपकी मिलियन लाखों करोड़ों में चलती है, और ये आपके बादलों में कन्वर्ट हो जाती है, और वही आपको बादल्स मिल जाते हैं। अब एक कंडीशंस ये होती है कि कभी कभार आपने देखा होगा कि जो बादल्स होते हैं कभी लाल होते हैं, पीले होते हैं। ये कंडीशंस क्या होती है, ये वो कंडीशंस होती है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। जब सूरज की जो किरणें क्या करें, रिफ्लेक्ट करें, उस कंडीशंस में आपको बादल कभी लाल कभी सफ़ेद ऐसे कलर में आपको दिखाई देते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस आपकी मैंने बता दी हैं। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है कि बादल कैसे बनता है। बादल से एक ऐसा हीट्स का एक ऐसा टेम्परेचर जब क्या हो जाए, हाईएस्ट हो जाए, उस कंडीशंस में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हवा में एक एवापोरेशंस भाप के तौर में क्या करते हैं, वो आसमान में उड़े चले जाते हैं। और जिस कंडीशंस में ये कंडीशंस आपकी लाखों करोड़ों मिलियन में ये प्रोसेस चलती है, उस प्रोसेस से ही आपके जो बादल बन के तैयार होते हैं। और ये जो प्रोसेस है आपकी नदियों में, रिवर्स में, तालाबों में, इन सब में बनती है, और ये लाखों करोड़ों में बनती है, इसलिए आपको बादल बन के आते हैं। और ये कंडीशंस ये नहीं कि जिस जगह पे बनी उसी जगह पे बादल है, नहीं, ये कंडीशंस आपकी दूर कहीं से बनती है, और वो रिफ्लेक्शंस एक हवा के तौर पर आपको जो बादलों के तौर पर आपके आती है, और जो जहाँ पर आपको वो हीट्स ज़्यादा गेन हो उस कंडीशंस में, उस जगह पर ये क्या करते हैं, बादल बरसते हैं। ओके, तो ये कंडीशंस आपकी मैंने बता दी है, दोनों कंडीशंस बता दी हैं। एक जो आपकी नेचुरली हवा कैसे मिलती है आपको, और एक नेचुरली आपके बादल कैसे बरसते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस बता दी। और एक इसका लास्ट एक ऐसा फिनोमेनॉन है जो बेस्ड है ऑन हीट पर, उसे भी देख लेते हैं जल्दी से, कि जो एक फिनोमेनॉन है जो बेस्ड किस पर है, हीट पर, वो जल्दी से देख लेते हैं। देखो, सम फिनोमेनॉन्स बेस्ड ऑन हीट पर कह रहा है, ताप पर जो आधारित कुछ ऐसी घटना है, ताप पर जो आधारित हैं, बेस्ड ऑन हीट, बोले तो ताप पर आधारित, बेस्ड ऑन हीट पर कुछ ऐसी घटना है, सम फिनोमेनॉल्स। तो कह रहा है जो टू थिन सेट्स बोला है, टू थिन सेट्स बोले तो दो पतली कमीजें हैं। कैसी, टू थिन सेट्स कैन कीप अस वार्मर्स देन ए सिंगल थिक शर्ट्स because heat cannot be contacted away easily from body to surround it। कह रहा है एक मोटी कमीज की तुलना में दो पतली कमीजें कैसी हैं, एक मोटी कमीज की तुलना में, कह रहा है एक मोटी कमीज की, कह रहा है सिंगल थिक शर्ट्स, एक मोटी कमीज की तुलना में दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रख सकती हैं, क्योंकि ऊष्मा आसानी से शरीर से आसपास की ओर नहीं ले जाई जा सकती। कह रहा है जो दो थिन शर्ट्स हैं, बोले तो दो कैसी हैं, पतली कमीजी हैं, दो पतली कमीजें हैं, थिन बोले तो पतली कमीजें हैं, उनकी दो पतली कमीजें की तुलना में, एक मोटी कमीज की तुलना में दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रख सकती हैं। कह रहा अगर आप एक जो मोटी
कमीज होगी आपके पास, उस कंडीशंस में आपकी जो दो पतली कमीजें आपको अधिक गर्म रख सकती हैं। क्यों रख सकती हैं? क्योंकि उसमें जो ऊष्मा होती है, जो ताप होता है एक दो पतली कमीज में, वो आसानी से शरीर के आसपास की ओर नहीं ले जा सकती। कैसी? आसानी से शरीर के जो आसपास की ओर नहीं ले जा सकती, जिससे आपका क्या रहेगा, जिससे इजीली सराउंडेड नहीं कर सकती। क्या रहा? टू थिन शर्ट्स कैन कीप यूज वार्मर देन ए सिंगल थिक शर्ट्स बिकॉज हीट कैन नॉट बी कंटैक्ट अवाई इजीली फ्रॉम बॉडी टू सराउंडेड। क्या रहा है? जो आसानी से हीट कंटैक्ट नहीं कर सकती है, कनेक्टेड अवाई इजीली फ्रॉम बॉडी टू सराउंडेड पे। ठीक है, इसलिए आपको जो एक मोटी कमीज की तुलना में दो पतली कमीजें आपको क्या अधिक गर्म रख सकती हैं, क्योंकि जो बिकॉज हीट कैन नॉट बी कंटैक्ट अवाई इजीली फ्रॉम टू बॉडी सराउंडेड, क्योंकि आसानी से शरीर के आसपास की ओर नहीं ले जा सकती हैं। इस कंडीशंस में आपकी जो कमीजें हैं दो पतली पतली, आपको क्या कर सकती हैं, अधिक गर्म रख सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट ये आपका एक ऐसी घटना थी, सम फिनोमिनॉन था किसका? हीट का। ठीक है, सेकंड बात करें, क्या रहा? वूलन्स क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज एयर ट्रैपेट्स बिटवीन फाइबर प्रिवेंट्स द हीट इस कैपिंग्स फ्रॉम द बॉडी। कह रहा सर्दियों में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। कह रहा सर्दियों में जो ऊनी कपड़े होते हैं हमें गर्म तो रखते हैं, क्योंकि फाइबर के बीच फंसी हवा, जो फाइबर के बीच फंसी हवा गर्मी को शरीर से बाहर निकालने से रोकती है। क्योंकि जो फाइबर के बीच फंसी है जो हवा, वो गर्मी को शरीर से बाहर निकालने से रोकती है। इसलिए अपन क्या करती है, सर्दियों में ऊनी जो कपड़े होते हैं हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? क्योंकि उनके जो बीच में, जो फाइबर के बीच में जो फंसी हुई हवा होती है, वो शरीर से बाहर निकलने से रोकती है, इसलिए अपन उन्हें अधिक गर्म रखती है। कह रहा है जो वूलन क्लॉथ्स कीप अस यूज्ड इन विंटर, कैसा? वॉर में बोले तो अपन जो विंटर में अपन को वूलन क्लॉथ्स क्या करती हैं, गर्म रखती हैं, क्योंकि जो एयर जो ट्रैपेट्स होती है बिटवीन फाइबर प्रिवेंट्स द हीट स्केपिंग्स फ्रॉम द बॉडीज में। कह रहा है जो फाइबर्स प्रिवेंट्स करता है हीट को, स्केप्स रोकता है हीट्स को फ्रॉम द बॉडीज में। ठीक है, इसलिए अपन को बॉडीज क्या करती है, गर्म रखता है। जो यूनी कपड़ा अपना बॉडीज को गर्म रखता है। ये दूसरी कंडीशंस हो गई। ठीक है, थर्ड कह रहा है कि जो क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लॉडी नाइट बिकॉज ऑफ रेडिएशन। कह रहा जो स्वच्छ रातें बादलों वाली रातों की तुलना में अधिक विकिरण के कारण अधिक ठंडी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जो क्लियर नाइट होती है वो आपको क्या लगती है, एकदम ठंडी महसूस होती है, कोल्डर देन, क्योंकि वो क्लॉडी नाइट्स होती है, क्योंकि उसमें रेडिएशंस होता है। क्या होता है? रेडिएशंस की आप विकिरण के कारण अधिक ठंडी होती है। रेडिएशंस होता है, क्या होता है? विकिरण होता है, उसके कारण ही वो अधिक ठंडी होती हैं। जो स्वच्छ रातें बादलों वाली जो होती हैं वो विकिरण के कारण ही अधिक ठंडी होती हैं। तो ये आपका हीट्स एंड टेम्परेचर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये सेशंस अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ थम्स अप कर दिया करें, और आपको ये सेशंस और ही अच्छा समझ में आया हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर कर दें, और सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इससे हर एक जो कॉन्सेप्ट है, हर एक जो चैप्टर्स है, उसे आपको बेसिकली ईजीली आपको पॉइंट ऑफ व्यू में समझाऊँगा, अच्छे से रियलाइज़ कराऊँगा, जिससे कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इस सेशंस पे आप जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे से एक वेस्ट लेवल आपका एक स्ट्रॉन्ग होने वाला है। जब भी आप वेस्ट लेवल की बात करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर मैं नोट्स से आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नोट्स के आधार पर ही आपको क्या करवाता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो आप को इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर इसमें आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें और लाइक करें, और आपको इसमें कमेंट्स, अगर आपको कोई भी टॉपिक का आपके डाउट्स है या नेक्स्ट चैप्टर्स आपको जो चाहिए उस
चैप्टर्स को आप लाना चाहते हो तो प्लीज़ इसमें कमेंट कर दें। अगर आपको कमेंट्स आपकी बहुत नेसेसरी है, मेरे लिए नीड है, क्योंकि मुझे कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। अगर आपकी जो कमेंट्स होगी उससे मुझे एक रूबरू मिलेगा, मुझे एहसास होगा कि मैं किस जगह आपको फोकस पॉइंट्स नहीं समझा पा रहा हूँ, किस जगह आपके जो डाउट्स क्लियर नहीं करा पा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट्स आप ज़रूर किया करें। लास्ट टाइम पे आपका कमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट्स कमेंट्स होता है। तो अब नेक्स्ट सेशंस में आप नेक्स्ट चैप्टर्स की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।